थके ना तू, रुके ना तू, थके ना तू, रुके ना तू, शीश यह झुके ना यूं। मन में एक विश्वास जगा, मन में एक विश्वास जगा, दृढ़ यह संकल्प कर, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय कर तू रास्ता। गिरे चाहे जितनी भी बार, गिरे चाहे जितनी भी बार, उतनी ही बार उठ कर तू लड़, उतनी ही बार उठ कर तू लड़। टूटे जो भी हौसला, लक्ष्य को बस याद कर, टूटे जो भी हौसला, लक्ष्य को तू याद कर, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय कर तू रास्ता। So, hello, my shimmering stars. Today, I, Shaurya Grover, welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So, yes, my dear students, we are going to start with lecture number 6 based on the chapter Alcohol, Phenol, and Ether under our batch, Sankalp batch. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझा है, सभी को सारी केमिकल रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई हैं, है ना। और आप रिवीजन करके आए हैं, मैं ये मानती हूँ भी आप करके आए हैं, आप फॉलो कर रहे हैं जैसे आपको कहा गया था भी। आपने लेक्चर सुनने के बाद एक बारी से रिवाइज करना है, देख देख के लिखना है और अपने माइंड में ही रिकॉल करना है, अपने आप को ही रिएक्शन समझानी है भी यहाँ पर कौन सा स्टेप हो रहा है, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कहाँ से कहाँ अटैक किया जा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपने खुद को समझानी है, खुद को पढ़ाना है। मेरे हिसाब से सभी बच्चे वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। समझिए भी आप ही स्टूडेंट हैं और आप ही टीचर हैं, आपने ही अपने आप को लेक्चर जो यहाँ सुन रहे हो, सुनने के बाद खुद से पढ़ाना है भी। हाँ ठीक है, मैंने लेक्चर में सुना था, मैम ने ऐसे कहा था, अब ये स्टेप आएगा वो आएगा, तो वैसे वैसे खुद को एक्सप्लेन करना है, और फिर एक बार देख के लिखना और फिर एक बार बिना देखे लिखना है ना। तो ये प्रोसीजर मेरे हिसाब से सभी फॉलो कर रहे हैं। चलें आज के इस लेक्चर पे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने अच्छे से कर लिया है रिवाइज। तो आज हम जो है क्या करने वाले हैं पहले वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर। So the topics to be covered, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू फिनोल, ठीक है, उनको फिनिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिनोल की ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें बेसिक 3 अभी रिएक्शंस और हैं जो हमने पढ़नी है। इंडस्ट्रियल मेथड है बेसिकली, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वो 3 मेजर रिएक्शंस करेंगे। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करेंगे फिनोल की, और फिर हम ईथर वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो जो सबसे पहले टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी अवर मेथड्स of preparation of phenol, जो हमारे रह गए थे मेथड्स, है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे अच्छे से हम फोकस करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईथर, हम ईथर पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ईथर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ईथर की क्या देखेंगे, ईथर की भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। और ईथर की भी क्या देखने वाले हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ईथर की भी हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। चलो आज का लेक्चर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रीवियस लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए थे, मेजर सेगमेंट हमारे इस चैप्टर का कवर किया था। आज के इस लेक्चर में भी हम मेजर सेगमेंट हमारे चैप्टर का कवर करेंगे। स्टार्ट हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल से, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी चलने से पहले हमें कर लेना चाहिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल कर ली थी, बट देर आर स्टिल 3 प्रिपरेशन मेथड जो रह गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं,
तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात जो हम प्रिपेयर कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, हम क्यूमीन, बेसिकली फ्रॉम क्यूमीन से प्रिपेयर करने वाले हैं। क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, फिनोल को प्रिपेयर करने वाले हैं। किससे करेंगे, क्यूमीन से। तो सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। देखिए, क्यूमीन से प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या चाहिए होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइए देखिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन किस तरह से प्रिपेयर होगा, मतलब किस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है दिस इज अवर बेंजीन, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ CH3 है, इधर CH3 है। इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करते चलते तो एक हाइड्रोजन भी है। तो दिस इज बेसिकली योर आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या है आपका, ये आपके पास है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आपने आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, परऑक्साइड लिंकेज। और यहाँ क्या फॉर्म होगा, यहाँ क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। मतलब कि हमें लिंकेज देखने को मिलेगी परऑक्साइड की। देखिए किस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा ये क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है ना। और इस CH पे कितने CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं ना। देखो 2 है ना, क्योंकि आइसोप्रोपाइल था, प्रोपाइल में 3 कार्बन आटम आएंगे ना, इस वजह से। तो इस पे कितने CH3 अटैच्ड है, इस पे 2 CH3 अटैच्ड है। तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बोला जब O2 की रिएक्शन हो रही है तो देखना क्या होगा, एक तो हमारे पास ये हाइड्रोजन अभी बाकी है, और यहाँ परऑक्साइड लिंकेज होगी। O2 ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, इस प्रकार से ऐड होगा। तो यहाँ किस तरह की लिंकेज आ गई, यहाँ किस तरह की लिंकेज आ गई, यहाँ आ गई जी, यहाँ आ गई जी पर ऑक्साइड लिंकेज। किस प्रकार की लिंकेज आ गई, पर ऑक्साइड लिंकेज आ गई। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड आ गया ना, तो पर ऑक्साइड लिंकेज आ गई। अब देखना ध्यान से, पर ऑक्साइड लिंकेज तो आ गई मैम, समझ तो आ गया। ये बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन लगाई, ये CH3 का ट्वाइस हो गया। अरे यार ये कहाँ से लग गया, रुको। हाँ अब ठीक है। देखो CH3 का ट्वाइस हो गया, ऊपर हमारी पेरोक्साइड लिंकेज आ गई। कुछ इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रो हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ठीक है जी मैम। अब क्या होगा मैम, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब आपका क्या होगा, अब पर ऑक्साइड लिंकेज को ब्रेक करवाया जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली हमने यहाँ से बनाना क्या है, हमने फिनोल बनाना है ना। हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लेकर आना है, हमने फिनोल की प्रिपरेशन करनी है। तो अब जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्शन होगी किसकी, यहाँ से प्रोडक्शन होगी फिनोल की। किसकी प्रोडक्शन होगी, फिनोल की प्रोडक्शन होगी। ठीक है मैम। और साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, साथ में प्रोड्यूस होगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। साथ में ये प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, साथ में ये प्रोड्यूस होगा। ये सारा यहाँ से निकल जाएगा और ये OH जो है यहाँ पर आकर लग जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया ऑफ फिनोल। क्या हुआ, हमने क्यूमीन से कैसे प्रिपेयर किया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, उसको हमने क्या किया, O2 के साथ रिएक्ट करवाया, वी फॉर्म्ड क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर इसमें हाइड्रो पेरोक्साइड की लिंकेज आ गई। अब हमने क्या किया, इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोलिसिस करवाई। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवाई तो क्या हो गया, हमारा फिनोल हमें मिल गया, साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 2 है ना, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 निकल गया एंड OH उससे जाकर के अटैच हो गया। एज सिंपल सी रिएक्शन थी। तो सभी स्टूडेंट्स पहले इस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चले अगले प्रोसेस पे, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट प्रोसेस अब हमारे एक आता है डाउस प्रोसेस, एक आता है रैस्ट्रिक प्रोसेस। 2 प्रोसेसेस और हैं जो हमने इसके अंदर स्टडी करने हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे कहा गया है
रैस्ट्रिक प्रोसेस। पहला हमने क्या किया, हमने क्यूमीन से प्रिपेयर किया। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में आप बेंजीन का इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है, बहुत सिंपल है रिएक्शन। बेंजीन का इस्तेमाल करोगे, साथ में आप लोगे HCl और साथ में आप लोगे O2, ठीक है, साथ में आप लोगे HCl और साथ में आप क्या लोगे, O2 लोगे। अब ये रिएक्शन जो है ना, ये FeCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है या CaCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं। क्या करते हैं हम इसको FeCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, अदरवाइज हम CaCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हमें क्लोरोबेंजीन ऑप्टेन होती है। क्या ऑप्टेन होगा यहाँ से, हमें पहले क्लोरोबेंजीन ऑप्टेन होगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग ली, उसको HCl और O2 के साथ रिएक्ट करवाया FeCl3 या CaCl2 की प्रेजेंस में। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा क्लोरोबेंजीन। पहला मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, हमारी बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन कर लिया। अब क्लोरोबेंजीन को देखो, क्लोरोबेंजीन को देखना ध्यान से। क्लोरोबेंजीन में जब हम H2O के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, बहुत सिंपल, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है भी, HCl जो है वो तो बाहर निकल जाता है, और साथ में हमें क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। देखो H2O में क्या प्रेजेंट होता है, H2O में बहुत सिंपल सी चीज है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। अब आपको याद होगी आपकी SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जो क्या करती है, किसी की जगह ले लेती है। मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, याद करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन करे। पॉजिटिव की तरफ अफेक्शन कौन करेगा, जो खुद पे नेगेटिव होगा। अब मुझे बताओ, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से कौन है न्यूक्लियोफाइल, इट इज OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव की जगह ले लेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगी रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से हमारा जो OH नेगेटिव आएगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl की जगह ले लेगा और फिनोल बना लेगा, और जो H पॉजिटिव बचा था वो Cl उस Cl के साथ जुड़ करके HCl बना देगा। तो इस रिएक्शन को रैस्ट्रिक रिएक्शन कहा जाता है, रैस्ट्रिक प्रोसेस कहा जाता है। मतलब हमें पहले क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन चाहिए, क्योंकि हमें अगर फिनोल बनाना है तो क्लोरोबेंजीन की रिक्वायरमेंट है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 के साथ करवाई, FeCl3 की प्रेजेंस में करवाई, CaCl2 के साथ करवा सकते हो, या फिर और 300 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। सभी को क्लियर हो गया, इसको यहाँ लिखना तो लिख सकते हो, आपका क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये क्लोरोबेंजीन है। सभी को क्लियर हुआ, 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से इसको लिख लो या फिर वीडियो को पॉज कर लो। चलें आगे, चलिए। अब आता है हमारा लास्ट जो रह गया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम उस पर प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, चलिए लास्ट वाले पे चलते हैं, जिसे हम डाउज प्रोसेस कहते हैं। ये अपने नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, डाउज प्रोसेस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैम डाउज प्रोसेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम ना क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, क्लोरोबेंजीन का। लेकिन ना हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन लिया। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्या लिया यहाँ पर आपने क्लोरोबेंजीन का यूज किया। अब जब आप क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाने वाले हो, और CuFe की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। क्या कर रहे हो, आपने क्लोरोबेंजीन यूज किया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ CuFe। यहाँ से क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा आपको यहाँ से फिनोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, खत्म कहानी। बहुत सिंपल रिएक्शंस है, बहुत सिंपल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे जो हमने यहाँ पे फिनोल के फिनिश कर दिए हैं। बाकी के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आइए एक बार फिर से बताती हूँ। हमने स्टार्ट किया हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने स्टार्ट किया सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हमने प्रिपेयर किया, कैसे, हमने यहाँ से पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाए, फिर हमने वो पेरोक्साइड लिंकेज हटाने के लिए हाइड्रोलिसिस करवाई, और हमें यहाँ से क्या मिला, फिनोल मिल गया। ठीक है, अब देखिए
देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम ध्यान दें तो रैस्ट्रिक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था, रैस्ट्रिक प्रोसेस में हमने बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग को HCl और O2 के साथ रिएक्ट करवा के क्लोरोबेंजीन की प्रोडक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन को फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करवाया और यहाँ एसिन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिल आया और उसने Cl की जगह ले ली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से हमें फिनोल की प्रोडक्शन देखने को मिल गई। समझ आई कहानी? वेरी गुड। अब थर्ड जो यहाँ से आता है वो आता है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जो है वो किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, CuFe की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्या मिल रहा है, फिनोल की प्रोडक्शन हो रही है। सिंपल कहानी। चलो अब तुमने फिनोल प्रिपेयर करना सीख लिया है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ड्यू टू द OH ग्रुप। किसके कारण रिएक्शन होना, जो फिनोल के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके कारण रिएक्शन होना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द रिएक्शन विद OH ग्रुप। कौन से ग्रुप के साथ, OH ग्रुप के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं, ओके तो हम कर रहे हैं रिएक्शन विद OH ग्रुप। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। अब हम देखो पता है क्या होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपका प्रोडक्ट फिनोल बनेगा, केमिकल रिएक्शंस में आपका रिएक्टेंट फिनोल होगा। हमेशा ध्यान दो। अब आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, पहले इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगी देखना। ये मेरा क्या है, ये मेरा फिनोल है, ये क्या है, ये फिनोल है। सभी को पता है, हाँ जी मैम सभी को पता है, इसे क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं मैम। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ करवाऊं, किसके साथ करवाऊं, Na के साथ करवाऊं, तो बताओ भाई यहाँ से क्या बनेगा, ये तुम खुद बता सकते हो। हमने जब प्रीवियस क्लास करी थी तो उसमें भी हमने कुछ इस प्रकार की चीज देखी थी, जब हमने अल्कोहल के साथ देखी थी, ROH के साथ देखी थी, तो याद करो क्या बना था, RO नेगेटिव बना था। यहाँ पर भी सेम कहानी होगी। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर भी भाई सेम कहानी तो होने वाली है, यहाँ पर भी हमें सेम कहानी देखने को मिलने वाली है। यही तो होगा, यही तो होगा। साथ में इसके साथ ये Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा। याद आई कहानी? याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था हमारे पास ROH है, यहाँ से क्या मिलता है, RO नेगेटिव मिलता है। याद आया? और जब हमने इसको Na के साथ रिएक्ट करवाया था तो यहाँ Na पॉजिटिव आ गया था और H2 लिबरेट हुई थी। याद करो मैंने कहा था मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो H2 की लिबरेशन होती है। तो वही तो कहानी है। अगर आपने इसको R की टर्म्स में लिखना है, आपने वैसे लिखना है, अगर ऐसे कंफ्यूजन होती है तो फिनोल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C6H5OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो C6H5OH को जब आप Na के साथ रिएक्ट करवाओगे, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव मिलेगा, साथ में H2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। आपने इसको ओपन अप करके लिख दिया, यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला बेसिस पे लिख रहे हो। ठीक है, तो ये Na के साथ हो गई। ऐसे ही अगर मैं आपको एक रिएक्शन बोलती हूँ, ऐसे ही अगर मैं बोलूं भी C6H5OH आपके पास है, इसकी रिएक्शन अब इस बारी NaOH के साथ करवाओ। पहले आपने Na के साथ करवाई ना, अब NaOH के साथ करवाओ, तो कहानी तो फिर से वही होने वाली है। ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से, C6H5O नेगेटिव मिलेगा। इसका देखो अब बेसिकली हमें पता है यहाँ से ये ब्रेक होने वाला है ना, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव इससे जुड़ेगा ना, फिर से Na पॉजिटिव इससे जुड़ेगा। अब क्या बचता है यहाँ पर, OH नेगेटिव बचता है और H पॉजिटिव बचता है, जो कि मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, जो कि मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। Na के साथ करवाइए चाहे NaOH के साथ करवाइए, रिएक्शन बहुत सिंपल है। आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक करना है। जब ये ब्रेक होगा तो C6H5O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है इट इज अ मेटल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इस पर क्या जाकर के जुड़ जाएगी, यहाँ से H2 लिबरेट
लिबरेट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन में जब NaOH के साथ करवाया तो भी सेम कहानी है, OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, O पे नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, इसके Na पॉजिटिव से जुड़ के C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाएगा और इसका H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव के साथ जुड़ करके वाटर की फॉर्मेशन करेगा। सिंपल कहानी थी। तो ये थी पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद द OH ग्रुप। चलें अगली पे, चलिए अगली पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम जो सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद PCl5। किसके साथ रिएक्शन है? ये PCl5 के साथ रिएक्शन है। किसके साथ रिएक्शन है? PCl5। कौन कर रहा है रिएक्शन? ऑब्वियसली मैम अभी तो आपने बताया था फिनोल का पढ़ रहे हैं, तो फिनोल कर रहा है। हाँ जी, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैम फिनोल है। किसके साथ रिएक्शन है मैम? PCl5 के साथ रिएक्शन है, बिल्कुल सही। क्या प्रोड्यूस होगा? सेम जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। अगर आपको याद हो ROH था तो यहाँ से क्या मिलता था? RCl बनता था ना, RCl बनता था ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हमारा जो R ग्रुप है दैट इज अवर बेंजीन रिंग ना, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या मिलेगा? POCl3 मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा। यही होगी रिएक्शन। आपने अल्कोहल में ROH लिया था, उसको PCl5 के साथ करवाया था तो RCl मिला था ना, आप इसको R लेकर चल रहे हो तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बाकी का तो सब सेम है, POCl3 और HCl लिबरेट हो जाएंगे, है ना। देखो अगर एक रिएक्शन करते हो तो दूसरी याद नहीं करनी, दूसरी ऑटोमेटिकली तुम्हें आ जाएगी। समझ आई कहानी? समझ आई कहानी? चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद Zn, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अगली रिएक्शन हम कर रहे हैं रिएक्शन विद Zn, जिंक डस्ट के साथ आपने ये रिएक्शन करवानी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिंक डस्ट के साथ ही रिएक्शन होगी। कहानी वही है, कहानी वही है। आपने यहाँ से क्या लिया? फिनोल लिया। क्या लिया? फिनोल लिया। फिनोल की रिएक्शन आपने Zn के साथ करवाई। एक चीज का कृपया ध्यान दीजिए, ये Zn उस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो अब ये क्या करेगा? ये इस ऑक्सीजन को जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है लेकर के निकल जाएगा और यहाँ से ZnO बना देगा। और क्या रह जाएगा लास्ट में? अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा भी दोगे तो लास्ट में हमारे पास बेंजीन बच जाती है। क्या बच जाती है? ओनली बेंजीन। कहानी सिंपल है। जब आप Zn डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करोगे तो Zn ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जिंक ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन ये सिर्फ उसी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ठीक है। उसको लेकर के निकल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उससे पहले ना एक बार इसको लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। लिख लिया? लिख लिया। चलिए अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मुझे बताना है भी क्या प्रोडक्ट बनेगा इसी जिंक वाली रिएक्शन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रही हूँ, बताइए यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? और बताइए यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? 2 मिनट का टाइम है, पहले खुद से सॉल्व करो। आई लेट यू नो भी इसका क्या जवाब होने वाला है। 2 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। एक बारी से सोच कर देखिए क्या होगा, एक बारी से सोच कर देखिए। करे देखो, अब यहाँ पर देखो, मैंने बोला Zn सिर्फ उसी ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन तो इस CH से जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से तो नहीं जुड़ा हुआ ना, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा मैम यहाँ बताओ, यहाँ पर ये Zn क्या करेगा? डायरेक्टली इस ऑक्सीजन जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा है उसको ले जाएगा, ले जाएगा। क्या बना देगा? ZnO बना देगा। और क्या बच जाएगा लास्ट में? क्या बच जाएगा? यहाँ से हमारे पास ये बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये बच जाएगा। क्योंकि ये हाइड्रोजन तो इसके अंदर ही आप बॉन्ड के साथ ही शो कर दोगे, तो सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप रह जाएगा, क्योंकि Zn तो इस ऑक्सीजन को जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है ले करके निकल गया। तो समझे? तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रीवियस जो अभी रिएक्शन बताई थी उसमें ये चीज बोली भी, जो ये Zn है ये क्या करेगा? जो ऑक्सीजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है उसको लेकर के निकल जाएगा। समझे कहानी? समझे कहानी?
इसको लिख लीजिए फटाफट से। अब हम जो करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसिटाइलेशन। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? एसिटाइलेशन है। चलिए, दिस वाज अवर थर्ड नंबर ना। हाँ, अब हम फोर्थ कर रहे हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन में देखो क्या होने वाला है, रिएक्शन फिनोल के साथ है तो फिनोल ही लेंगे यहाँ पर भी। रिएक्शन में क्या है हमारे पास? फिनोल है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एसिटाइल ग्रुप स्टडी किया था ना, प्रीवियस लेक्चर में भी। व्हाट वाज एसिटाइल ग्रुप? CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना। एसिटाइलेशन ले रहे तो लेट अस से हमने यहाँ पे क्या लिया? Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O। यही तो एसिटाइल ग्रुप होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था मैम। यहाँ देखना क्या होगा, हमारा ये हाइड्रोजन और ये Cl जो है ये HCl की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? ये हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब इस कार्बन से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या होती है? प्रोसेस एसिटाइलेशन होती है। सिंपल सी कहानी है, HCl को निकाल दो, यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो इस तरह से उसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज हेलोजिनेशन। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हेलोजन का एडिशन करवाना। ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है? फिनोल है। क्या है यहाँ पर? फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ? हेलोजिनेशन है ना। लेटस से मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा रही हूँ, ब्रोमीन के एडिशन करवा रही हूँ। अब यहाँ ना दो सर्टन रिएक्शंस होती हैं। अगर तो मैं यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेती हूँ, जैसे कि CCl4 ले लिया, CS2 ले लिया, कौन सा? नॉन पोलर, जिसमें पोल्स नहीं बन रहे, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं बन रहे हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेती हूँ और हाइड्रोजिनेशन करवा रही हूँ, सॉरी हेलोजिनेशन करवा रही हूँ, नॉट हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन करवा रही हूँ। तो मुझे यहाँ से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? ये Br जो है ऑर्थो पोजिशन पर भी आ जाएगा, पैरा पर भी आ जाएगा। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता तो ये पोजिशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा पोजिशन होती है। सिमिलरली ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो देखो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर अब हमारा क्या जुड़ जाएगा? Br। एक तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है और दूसरा जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट देखने को मिलता है ये OH है और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पर Br आ जाएगा, जिसमें से जो पैरा वाला होता है हमारा वो क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर पैरा वाला क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, हेलोजिनेशन में जब मैं Br2 का इस्तेमाल कर रही हूँ, हेलोजिनेशन करवा रही हूँ मतलब ब्रोमिनेशन करवा रही हूँ, दैट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज ब्रोमिनेशन, है ना। अब मैं ये CCl4 और CS2 के प्रेजेंस में करवाती हूँ, मतलब नॉन पोलर, जहां पोल्स नहीं बन रहे हैं, तो मुझे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑर्थो और पैरा। अच्छा मैम आपने यहाँ पर ये तो बोल दिया नॉन पोलर, अगर हम पोलर ले लेंगे तो क्या बनेगा? पहले इसको लिखो फिर बताती हूँ, पहले इसको फटाफट से लिख लो। हेलोजिनेशन की ही एक और रिएक्शन है, इसको लिख लिया। चलिए अभी हम फिफ्थ की एक और टाइप कर रहे हैं, तो इसमें देखो अब मैंने क्या लिया, ये मेरे पास क्या है? फिनोल है। अब मैं फिर से Br2 के साथ ऐड करवा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं पोलर सॉल्वेंट ले रही हूँ। लेट अस से वी हैव टेकन वाटर। वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है जहां पोल्स अराइज होती है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पोल्स अराइज हो रही है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ना, यहाँ ऑर्थो और पैरा दोनों पर एडिशन हो जाएगी। ये देखो ये OH तो एज इट इज है, ये ऑर्थो पोजिशन पे भी Br जुड़ जाएगा, पैरा पे भी Br जुड़ जाएगा, ये पोजीशन भी तो ऑर्थो थी, इस पे भी Br जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा है ना। तो यहाँ पर जब आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वहां पर ऑर्थो पर भी जुड़ जाएगा ब्रोमीन और पैरा पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन लिखिएगा, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। आपको यहाँ पर सारा खेल किसका है? नॉन पोलर सॉल्वेंट का और पोलर सॉल्वेंट का। ठीक है, ठीक है, लिख लिया, इसको लिख लिया। पहले 2 मिनट लो, फटाफट से इसको लिखो, 2 मिनट लगाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अच्छा अब इसको लिखो फटाफट से, हो गया, हो गया। चलो अब हम करते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है? सिक्स्थ हमारी आती है नाइट्रेशन। कौन सी आती है? नाइट्रेशन आती है। तो नाइट्रेशन की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करती हूँ, नाइट्रेशन की बात करती हूँ, तो कहानी देखो क्या है, फिनोल की रिएक्शंस हैं, फिनोल की ही केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो अब नाइट्रेशन के अंदर मैं किसका यूज करूंगी? डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड HNO2 का यूज करूंगी। अगर मैं यहाँ पर डाइल्यूट क्या लेती हूँ,
अब देखो, मैंने आपको बोला मैं दो केसेस लूंगी, मैं यहाँ क्या दो केसेस लूंगी, डाइल्यूट HNO3 लूंगी और कंसंट्रेटेड लूंगी, तो प्रोडक्ट भी ऐसे बनेगा जैसे हमने इसमें देखा है पोलर में और नॉन पोलर में मिला है, ऐसा ही इसके अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो, जब हम डाइल्यूट HNO3 लेंगे और फिनोल की रिएक्शन उससे करवाएंगे तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक हमें ऑर्थो देखने को मिलेगा। अब ऑर्थो कैसे देखने को मिलेगा, ये OH ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। अब इस OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है ना, तो इस पे NO2 आकर के जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NO2। क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा। ये कौन सा है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके साथ हमें एक पैरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, इसके साथ हमें एक पैरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब ये NO2 जो है ये हमारी पैरा पोजीशन पर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैंने आपको बोला, अब मैं इस डाइल्यूट HNO3 की बजाय, डाइल्यूट HNO3 की बजाय देखना, मेरी ये क्या है, ये फिनोल है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेती हूँ। क्या लिया मैंने, कंसंट्रेटेड HNO3। जब मैं कंसंट्रेटेड लूंगी ना तो ऑर्थो और पैरा दोनों भी देखने को मिलेगा NO2 ग्रुप। जब मैंने कंसंट्रेटेड लिया तो मेरे को ये OH पहले ऐसे लिखोगे, अब ये ऑर्थो पे भी NO2 आएगा, पैरा पे भी NO2 आएगा और इस ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जब डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, जब कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो तो हमें ये देखने को मिलेगा। या आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ले सकते हो कंसंट्रेटेड। ठीक है, एक चीज, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो इन दोनों में से ना मेजर इस बारी ऑर्थो वाला होगा, नॉट द पैरा वन। इस बार मेजरली ऑर्थो वाला होगा, पैरा नहीं होगा। उस केस में पैरा वाला, इस केस में पैरा वाला मेजर था, ये मेजर था, इस केस में ऑर्थो वाला मेजर होगा। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट इसको फटाफट से लिख लीजिए। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारी सल्फोनेशन, जो कि 7th केमिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, सल्फोनेशन। कौन सी है, सल्फोनेशन है। कौन सी है, सल्फोनेशन है। अच्छा, सल्फोनेशन की बात की जा रही है तो बहुत सिंपल सी चीज है, फिनोल है आपके पास, फिनोल है आपके पास, बिल्कुल है मैम। फिनोल की रिएक्शन, अब सल्फोनेशन है मतलब आप H2SO4 का यूज करोगे, कौन सा, कंसंट्रेटेड। यहां पर कौन सा H2SO4 यूज होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज होने वाला है। अच्छा, अब यहां पर हमने नाइट्रेशन के केस में भी बोला था भी कंसंट्रेटेड आप यूज कर सकते हो, तो अब मैं बता रही हूँ जब H2SO4 लोगे तो क्या होगा। देखो, जब HNO3 आपने लिया तो HNO3 से NO2 प्रोड्यूस हुआ ना। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 देखना, याद करना, यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिखते हो, एक चीज और आप कहोगे मैम अब आपने इरेज कर दिया, यहाँ क्यों लिखते हो, क्योंकि आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से ये जनरेट करना है भी ये क्या आ रहा है, ये हमारा NO2 आ रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन के लिए हमें H2SO4 की जरूरत है, ना कि अब आप ये कंपेयर करने लग जाओ भी अच्छा H2SO4 आएगा तो ये रिएक्शन लिखनी है कि वो रिएक्शन लिखनी है। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा आएगा तो ये रिएक्शन लिखनी है, जब कंसंट्रेटेड HNO3 आएगा तो उसके साथ आप H2SO4 लिखते हो ताकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सके। समझ रहे हो ना कहानी, यहाँ पर H2SO4 ले रहे हो, वहां पर आप HNO3 के साथ H2SO4 लेते हो ताकि NO2 जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब जब कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर रहे हो तो यहाँ दो मेजर चीजें हैं, दो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो सकती है। पहली, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो, कितना लेते हो, 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आपको ऑर्थो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कैसा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ क्या आएगा, SO3H आ जाएगा। क्या आएगा, SO3H आ जाएगा। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो आपको पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या होगा, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस लोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है, ये OH एज इट इज है और यहाँ पर SO3H आ जाएगा, तो आपको पैरा प्रोडक्ट, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एट कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ सभी को, लिख लीजिए इसको भी फटाफट से। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एसाइलेशन में एसाइल एसिटाइल ग्रुप, हमने देखो एसाइलेशन होता है, एक हमारा क्या होता है, एल्काइलेशन होता है ना, एसिटाइलेशन होता है, एल्काइलेशन होता है। उसमें एसिटाइल ग्रुप होता है, CH3C डबल बॉन्ड हो। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप होता है, उसकी एडिशन करवानी है। हमने अल्कोहल के अंदर भी ये चीज पढ़ी थी, अब हम फिनोल के अंदर भी ये चीज पढ़ रहे हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं इसमें फ्रिडल क्राफ्ट
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या करने जा रहे हैं? फ्रिडल क्राफ्ट मैम एल्काइलेशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही। फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे, फिनोल की रिएक्शन करवानी है जी। जी फिनोल की रिएक्शन करवानी, किसके साथ करवाएंगे? CH3Cl के साथ, क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, CH3 ग्रुप जोड़ना है, इस वजह से करवाएंगे। कहानी बहुत सिंपल है, कहानी बहुत सिंपल है। यहाँ आपको ये जो रिएक्शन है कंसंट्रेटेड AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। किसकी प्रेजेंस में होगी? कंसंट्रेटेड AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आपने CH3 को ऐड करवाना है, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ये एक तो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ऑर्थो वाला, और मैम हमें एक पैरा वाला देखने को मिलेगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी, सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला केस। अब एसाइलेशन वाला भी केस देख लेते हैं। अच्छा एक देखना, ये एसिटाइलेशन की सिंपल रिएक्शन है, ये एसिटाइलेशन की सिंपल रिएक्शन है। ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इलेक्ट्रोफाइल यहां जनरेट किया तुमने, ये फ्रिडल क्राफ्ट में पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जो कि CH3 पॉजिटिव आया था, जिसको तुमने ऐड करवाया, जिसको तुमने ऐड करवाया। सभी को कहानी क्लियर हुई? सभी को कहानी क्लियर हुई? यहां पर ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एसिटाइलेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्या है? ये फ्रिडल क्राफ्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होगा? ये एसिटाइलेशन है, अब मैं एसाइलेशन बोल रही हूँ, एसाइलेशन बोल रही हूँ। ठीक है जी, कौन सी रिएक्शन थी अब हमारी? 8th है ना, अब 9th लिख रहे हैं। यहां भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड नेगेटिव जनरेट होता है। क्या होता है? देखो ये हमारा फिनोल है, फिनोल है, यहाँ पर भी हम रिएक्शन करवा उसी के साथ रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब जब सिंपल एसिटाइलेशन आपने देखी थी, तो सिंपल एसिटाइलेशन में क्या हुआ था? आपका एसिटाइल ग्रुप वहां पे जाकर जुड़ गया था और HCl निकल गया था। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो CH3C डबल बॉन्ड नेगेटिव जनरेट होता है। क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये Cl निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें आपको फिर से दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये आपका OH ग्रुप है, अब आपका ये C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे भी जुड़ सकता है, और आपका ये जो है C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पर भी जनरेट हो सकता है, ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। उस केस में हमारा HCl लिबरेट हो जाता था और एसिटाइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ जाता था, वो एसिटाइलेशन है। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन के कारण ये हमें देखने को मिलता है। तभी इसको लिख लीजिए, ये आपकी 9th केमिकल प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू फिनोल। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन या एल्डिहाइड सिंथेसिस भी कहते हैं, जो कि हमारी 10th रिएक्शन होने वाली है। फटाफट से पहले इसको लिख लो, आपको 2 मिनट दे रही हूँ। यस जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर 10th केमिकल रिएक्शन। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये सबसे डिफरेंट रिएक्शन है। फिनोल की रिएक्शन आप HCl के साथ करवाते हो और HCN के साथ करवाते हो। मैंने क्या बोला? आप यहाँ क्या यूज करने वाले हो? आप यहाँ फिनोल लेने वाले हो।
फिनोल लेने वाले हो, इसकी रिएक्शन आप HCl से भी करवाओगे और HCN से भी करवाओगे। बहुत अलग सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप AlCl3 की प्रेजेंस में करवाओगे। ठीक है जी, किसकी प्रेजेंस में होगी मैम? ये AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। अब यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? देखो आपका ये जो फिनोल है ये तो एज इट इज ही रहेगा, बस इसकी पैरा पोजीशन पर कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? यहां पर आपको जब इसकी रिएक्शन आपने HCN और HCl के साथ करवाई तो क्या प्रोड्यूस होगा? CH डबल बॉन्ड NH प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड NH मिल जाएगा, जो कि फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, H2 के साथ जिसकी फर्दर आप रिएक्शन करवाओगे, आपको क्या मिलेगा? आपको यहां से आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा? साथ में NH3 लिबरेट हो जाएगी, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, सभी को ये चीज क्लियर हुई। वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, उसके कारण हमें ये प्रोडक्शन देखने को मिली। बहुत अलग सी रिएक्शन है। आपने पहले फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन आपने HCl और HCN के साथ करवाई। देखो बेसिकली इसके साथ करवाओगे तो AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। पहले आपको CH डबल बॉन्ड NH देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इनकी रिएक्शन होती है फाइनली फिनोल के साथ रिएक्ट कराओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड NH मिलेगा, डबल बॉन्ड NH मिलेगा, विच ऑन फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव यू व्हाट? गिव यू आपके फिनोल के नीचे CHO ग्रुप का लगा होना। तो ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसके नेम से भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो रीमन टीमन रिएक्शन है। वो क्या है? रीमर टीमर रिएक्शन है। फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी। अब हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। स्पेलिंग्स एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, कहीं आप मुझे बाद में बोलो, पहले ही बता रही हूँ। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, करेक्ट स्पेलिंग, EI का फर्क जो होगा। ओके, तो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है? फिनोल के साथ रिएक्शन है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी कहानी, आपको बहुत अच्छी सी चीज देखने को मिलेगी, याद हो जाएगी खुद ब खुद से। क्या है? आपने देखो फिनोल लिया, क्या लिया आपने? फिनोल लिया। अब आप फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? CHCl3 के साथ करवा रहे हो। जब आप फिनोल की रिएक्शन CHCl3 के साथ कराओगे ना तो देखना क्या होने वाला है। ये तो आपका OH ग्रुप है, यहाँ आपको CHCl2 देखने को मिलेगा, एक क्लोरीन निकल जाएगा। सिंपल सी कहानी। आप कहोगे मैम आपने इस OH को यहाँ क्यों नहीं लिखा? अरे वहां लिख लो, बात एक ही है, लेकिन ये इसके साथ वाले कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा। CHCl2, एक Cl निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा। विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद H2O हमें यहाँ से क्या देगा? जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, ये OH तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा CHO। क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। अच्छा, अगर मैम हम इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ ना करवा के CCl4 के साथ करवा दें, करवा दो जी, करवा दो, फिर से एक Cl कम लगेगा। यहाँ पर भी देखो एक Cl कम लगा ना, CHCl3 था, आपने CHCl2 लगा दिया, यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिलेगी। ये OH एज इट इज, अब ये CCl4 था तो अब क्या जुड़ जाएगा? अब यहाँ CCl3 जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आपने H2O के साथ करवाई, अब यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ CHO ग्रुप था ना, अब आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रुप देखने को मिलेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ OH लग गया और यहाँ क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी रिएक्शंस हैं, हम तो भूल जाएंगे, पेपर में नहीं भूलोगे। एक आइडिया बताती हूँ कैसे याद करनी है। देखो हम इसके बाद जो हमारा लेक्चर होने वाला ना, प्रैक्टिस सेशन होगा, मेरी कोशिश होगी मैं उसके अंदर ना आपको एक मैप की फॉर्म में, ठीक है, आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से करवा दूं, मतलब एक क्विक रिव्यू दे दूं कैसे आप याद कर सकते हो इसको, क्योंकि रिएक्शंस जैसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमारे माइंड में रहेगी। अगर हम ये सोच लेंगे भी रिएक्शन टफ है, ज्यादा रिएक्शन है, तो फिर कभी नहीं हमारा काम होने वाला। रिएक्शन आप खुद देख रहे हो, सिंपल है, बस समझ रहे हैं इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें वैसे हो रहा है। कहानी कहाँ अड़ती है? अभी तुम्हें ये नहीं याद आता रिएक्टेंट क्या लिया था, रिएजेंट क्या लिया था। प्रोडक्ट तुम्हें बनाना आता है, अगर तुम्हें रिएक्टेंट और रिएजेंट दे दिया जाए तुम खुद दिमाग लगा के अब कर लोगे, क्योंकि तुम्हें बेसिक पता लगने लग गया है। लेकिन कहानी ये आती है भी अगर हमें रिएक्टेंट ही नहीं दिया गया, हमें सीधा नाम दे दिया तो हमें याद नहीं रहेगा मैम, कैसे करेंगे? तो उसके लिए पता है क्या है? उसके लिए प्रैक्टिस से अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें इतना पता चल गया भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, करने पे आते हो तो कर लेते हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। तो
प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या हम लोग? कर सकते हैं ना। अगर हम सोचेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमने सोच लिया अभी नहीं होगा तो फिर भाई कोई भी कोई चीज उखाड़ लो, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। करना है ना, करना है तो ठानो भी करना है। रिएक्शन से डर लगता है तो उसको करो, उस डर से लड़ो। हम पता है किसी चीज से डरते हैं ना, और अगर हम उससे डर के रह गए ना, सारी जिंदगी वो डर रहेगा। कहीं ना कहीं आप लाइफ में बाद में जाकर रिग्रेट करो, अरे यार इस चीज की वजह से मेरी सिलेक्शन रह गई। सोचो, एक छोटी सी चीज की वजह से, और अगर मैं उस चीज को पढ़ लूं, कर लूं, तो मैं सेलेक्ट हो जाऊं, है ना। तो कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। डर के बैठे रहेंगे ना तो फिर वो सारी जिंदगी तक डर रहेगा। अभी हम एक टॉपिक नहीं समझ पाए, क्या एक टॉपिक इतना बड़ा हो गया अभी हमसे हो नहीं पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो तुम्हारी पावर है ना, वो तुम्हें खुद ढूंढनी है, खुद देखनी है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन वो कब कर सकते हो? जब तुम मेहनत करोगे। मेहनत पे सब कुछ होता है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं होता। बैठे बैठे आपको कोई अच्छा फ्रूट नहीं मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा टेस्टी फ्रूट चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत जब बंदा करता है ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो भी वर्थ इट होता है, वो भी वर्थ इट होता है। तुम्हें फिर इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सेटिस्फैक्शन ही एक्सट्रीम लेवल पे होगी भी, हाँ तुमने मेहनत की थी और तुम्हें उसका फल मिला। लेकिन उसके लिए मेहनत करो, और मेहनत से डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। खिलाड़ी जब तक लड़ेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, तो फिर खिलाड़ी काई का, है ना। मेहनत करो, बहुत जरूरी है। तुम कर सकते हो, तुम्हारी टीचर कह रही है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम जब जब तुमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी तब तुम्हें सिर्फ एक खौफ था ऑर्गेनिक का। अब धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो थोड़ा थोड़े टॉपिक्स तो क्लियर होते जा रहे हैं। जब वो टॉपिक क्लियर हो सकते हैं तो ये भी हो सकते हैं। और इसका अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जब लेक्चर सुनते हो उसके बाद एक बार देख देख कर लिखो, खुद से बोलो। अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं मैम हम ना खुद से बोलते हैं नहीं हो पाता, आपके घर पे छोटा भाई बहन होगा, ठीक है, या आपकी फ्रेंड फ्रेंड होंगे, है ना। अगर आप पीजी में रहते हो तो यू हैव फ्रेंड सर्कल विद यू। अब आप कहोगे नहीं मैम सारे ना अपना अपना पढ़ते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसे कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है माना, चलो छोड़ दो वो कहानी भी। घर में भाई बहन होंगे, मम्मा पापा हैं, कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर है, उनको 2 मिनट बिठा लो भी, भाई मेरे से ना ये टॉपिक ना थोड़ा सा टफ है, तो मैं एक काम करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको ना 2 मिनट समझा दूँ। आप देखना समझाओगे ना, और भाई तुम्हें याद हो जाएगा। और जब तुम समझाओगे ना, तब तुम ऐसे समझाओगे भी ये कोई गलती ना निकाल दे इसके अंदर, है ना। तो तुम बहुत अच्छे से समझाओगे, और देखना तुम समझाते जाओगे तुम्हें याद होता जाएगा। और अगर कहोगे नहीं हमारे पास कोई नहीं है भी जिसको हम समझा सकें, तो कोई बात नहीं ना, खुद को समझाओ। यही तो मैं बोलती हूँ, योर बेस्ट फ्रेंड इज यू, ओनली यू। अपने आप को समझाओ, और देखना तुम अपनी हेल्प खुद करोगे, खुद करोगे और बहुत आगे जाओगे। तो अब से ठान लो, जो चीज नहीं समझ आ रही सुनो, एक बारी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आई ना कोई नहीं, 2 बारी सुनो, 3 बारी सुनो, 5 बारी सुनो, 10 बारी सुनो। 11वीं बार ना जब तुम सुनने लगोगे, तुम कहोगे अरे अब तो ये होगा, याद हो गया मुझे। और जब वो करोगे उसके बाद खुद को समझाओ, पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, तीसरा ये स्टेप, प्रोडक्ट बन गया, कहानी खत्म। रिवाइज कैसे करना है? नाम, रिएक्शन का नाम सोचिए, अच्छा ये नाम रिएक्शन है, अच्छा रिएक्टेंट का नाम सोचो, अच्छा इसका ये रिएक्टेंट का नाम है, अच्छा रिएजेंट क्या यूज करते थे? रिएजेंट हम ये यूज करते थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट रट्टा नहीं लगाना, प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे वो तुम्हें कहानी पता है, तुम्हें बता दिया कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, कर लोगे। चलो अब मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके बाद जो हमारा सेशन होगा ना, वो लाइव सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी मैं आपको एक माइंड मैप दे दूं जितना भी हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर का, ताकि जो रिएक्शंस है ना वो आपको एक ही पेज पे सारी समझ आ जाए, और ऐसे समझ आए भी तुम पढ़ो तो तुम्हें याद रहे, है ना। तो वो चीज मैं आप सबके लिए कर सकती हूँ, लेकिन बाकी की मेहनत ना तो आपको करनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत है, मैं करवा रही हूँ, आप मेरे साथ करो, है ना, हो जाएगा। चलो अब इतना लिख लिया ना रीमर टीमर, चलो हो जाएगा, ये हो जाएगी रिएक्शन। फिर से रिपीट करूं, फिनोल को हमने CHCl3 के साथ यूज किया, एक Cl निकाल दो, यहाँ जोड़ दो CHCl2, CCl4 लिया तो CCl3 आ गया, एक Cl निकाल दिया। फिर वाटर के साथ करोगे, जब CHCl2 लिया था तो CHO मिल जाएगा, जब CCl3 लिया था तो COH ग्रुप मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। कहानी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें अगली रिएक्शन। चलो मैम, चलो करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। आइए कैटालिटिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन
कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अच्छा मैम इस रिएक्शन में भी बता दो क्या होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो, निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हो, फिनोल ये रिएक्शन करता है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें तो तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि ये भी सबसे अलग रिएक्शन है। फिनोल को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो H2 के साथ, ठीक है, आप यहाँ 3H2 मॉलिक्यूल्स के साथ करवा रहे हो, निकल की प्रेजेंस में करवा रहे हो, ठीक है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, वैसे निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं, 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, जो हमारा पूरा बेंजीन रिंग के ये फिनोल के जितने डबल बॉन्ड है ना इसके अंदर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अरे क्या करते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसके सभी डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। अच्छा मैम, वाओ मैम, फिर क्या रह जाएगा मैम, सिंपल सिंपल आपकी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक OH ग्रुप रह जाएगा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, अरे ये तो बहुत इजी है। तो देखो इन रिएक्शन से अगर तुम डर गए तो क्या बात, तुम ये चीज देखकर डर जाते हो भी अरे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट देखो तो सही कितना इजी बन रहा है ना, समझ आई बात। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने डबल बॉन्ड है सब ब्रेक कर जाएंगे, दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ। चलो एक और रिएक्शन करते हैं फिर खत्म करते हैं रिएक्शंस की कहानी। अब आती है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है मैम, ये कपलिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स। कौन सी रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन है। अच्छा कपलिंग रिएक्शन में मैम क्या होता है, यहाँ पर ना, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डाइअज़ोनियम सॉल्ट का। याद है डाइअज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, हाँ जी मैम याद है मैम, ये नहीं हम भूलते, क्या होता है N2Cl है ना, डाइअज़ोनियम सॉल्ट, इस पे पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव होता है, इसको हम एनिलीन से प्रोड्यूस करते हैं, हेलोएल्केन में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है, इसको डाइअज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं, यानी कि N2Cl, डाई का मतलब दो और एजो का मतलब N2Cl, किस लिए लगाया, सॉल्ट बना रहे हैं इसलिए लगाया। इसकी रिएक्शन किसके साथ, मैम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैम फिनोल पढ़ रहे हैं, तो फिनोल के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन, हाँ जी फिनोल के साथ करवा रहे हो। अब ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन है, किसके साथ होती है, ये NaOH के साथ होती है। NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करवाओगे ना तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, देखो एक H यहाँ से निकल गया, ये Cl यहाँ से निकल गया, क्या हुआ, ये H सॉरी नॉट फ्रॉम दिस साइड, आई एम रियली सॉरी नॉट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे इस पे भी तो हाइड्रोजन लगा है, H और Cl यहाँ से निकल गया, HCl निकल गया, क्या होगा, देखो ये हमारी रिंग ऐसे होगी, इधर से मत निकाल देना, मैंने इसको इस वे में लिखा ना तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ठीक है, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से Cl निकला, क्या होगा देखो, अब ये N2 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड आएगा, साथ में क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा ना, क्योंकि इसका H और उसका Cl निकल गया, जब ये, इसको थोड़ा नीचे बना दे, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर अब हमारी ये बेंजीन रिंग और इस पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन। ये क्या है आपकी, ये कपलिंग रिएक्शन है, सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ। तो यहीं पर जी हमारी कहानी जो है फिनोल की वो समाप्त होती है। कृपया करके पहले इसको लिख लो ताकि हम ईथर के टॉपिक पे प्रोसीड कर सके, फटाफट से इसको लिख लो, फटाफट से इसको लिख लो। 2 मिनट दिए हैं, ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटा सा ही है ईथर, ज्यादा बड़ा है नहीं ईथर, तो फटाफट से कर लो। करें आगे, हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द ईथर टॉपिक। चलो चलो एक बार सारी रिएक्शंस दिखाती हूँ, सारी आपको केमिकल रिएक्शंस दिखाती हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहली हमारी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सॉरी रिएक्शन विद OH ग्रुप, बहुत सिंपल थी। OH ग्रुप के साथ जब रिएक्शन दिखाते हो तो यू नो दैट यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और ये Na पॉजिटिव उसके साथ जाकर के जुड़ गया, H2 गैस लिबरेट हो गई। यही रिएक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, C6H5OH है, इसका H पॉजिटिव निकला तो क्या बचेगा, C6H5O नेगेटिव बचेगा, Na साथ जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव साथ जुड़ गया, क्या मिला, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, H2 लिबरेट हो गई। अच्छा अगर मैं NaOH के साथ करवाती हूँ तो भी सेम
सेम कहानी है, पहले इसका H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बचा C6H5 वो नेगेटिव बचा, NaOH में Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, C6H5 वो नेगेटिव Na पॉजिटिव बना लेगा, वाटर निकल गया। रिएक्शन क्लियर, रिएक्शन क्लियर। 2 मिनट लोगे, 2 मिनट लोगे, देख के लिखो रिएक्शन फटाफट से, और फिर बिना देखे लिखो रिएक्शन, करो साथ साथ, करो साथ साथ, देख कर लिखो फिर बिना देखे। अब ना ऐसे मत करना, नहीं मैम हम कर लेंगे एक बार आप आगे पढ़ा दो, नहीं, साथ साथ करो, साथ साथ करो, सुनो मेरी बात, साथ साथ करो, ऐसे नहीं करते, चलो चलो लिखी। पहले फिनोल को Na के साथ रिएक्ट करवाओ, फिनॉक्साइड आयन बनाओ, H पॉजिटिव निकाल दो, O नेगेटिव आ गया, अब उस Na को उसके साथ जोड़ दो। समझ आई कहानी? जो H निकाला था वो H2 की फॉर्म में बाहर निकाल दो, हो गया, डन। चलो अब मुझे बताओ, फिनोल के साथ NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, फिनोल को NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे, उससे पहले फिनोल में से H पॉजिटिव निकाल दो, निकाल दिया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया मैम, ठीक है। NaOH पे चार्जेस लगाओ, जो जो कह रही हूँ करते चलो, करते चलो। NaOH पे चार्जेस लगाओ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, चार्जेस लगा दिए। चलो O नेगेटिव पे कौन जाएगा, Na पॉजिटिव जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा, मैम Na पॉजिटिव जाएगा, करा ये आया सभी का। रिएक्शन क्लियर, डन। चले अगली पे, चलो 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 साथ साथ करेंगे। अब रिएक्शन विद PCl5, शीट खोल लो और करते चलो, चाहे रफ शीट खोल लो, जैसे मर्जी करो, इट इज अप टू यू। लिखो पहले यहाँ देखो फिर करेंगे, ठीक है। फिनोल लिया, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ करवाई, PCl5 के साथ। सुनना ध्यान से, PCl5 में से 2 Cl के बॉन्ड तोड़ दो, समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 Cl के बॉन्ड तुमने तोड़ दिए, ठीक है, तो क्या बचा, 2 Cl के बॉन्ड टूट गए तो क्या बचा, PCl3 बचा। अब क्या करो, जब तुम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन दे दो, उसको एक ऑक्सीजन दे दो। 2 Cl तोड़ रहे हो तो एक ऑक्सीजन उसको वापस से स्टेबल करने के लिए दे दो, दे दिया, क्या बना, POCl3 बना, क्या बन गया, POCl3 बन गया मैम, बन गया, ठीक है जी। अब मुझे ना एक छोटी सी चीज बताओ, यहां से तो तुमने 2 Cl निकाले थे, एक ऑक्सीजन मान लो तुमने ये वाला दे दिया, क्या बचा, एक H बचा, एक इसका Cl बचा, HCl निकाल दो, क्या बचा, एक H बचा, एक Cl बचा, HCl निकाल दो, अभी भी एक Cl बाकी है, अभी भी एक Cl बाकी है, उसको वहां जोड़ दो। समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रही हूँ। देखो क्या किया, PCl5 था, 2 Cl निकाल दो, PCl3 रह गया, ये ऑक्सीजन उसको दे दो, POCl3 बन गया। दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, अरे यार समझाने के लिए बता रही हूँ, पेपर में मत लिखना, समझाने के लिए बता रही हूँ। 2 बॉन्ड तोड़े, PCl3 बना, ये ऑक्सीजन इसको दे दिया, क्या बना, POCl3 बना। अब जो 2 Cl तुम्हारे पास बचे थे उसमें से एक Cl इस H के साथ जोड़ दो, HCl बन गया, एक Cl फिर भी रह गया, उसको इस पे बेंजीन पे जोड़ दो। समझे कहानी, समझे? चलो लिखो फिर से, इसको नहीं देखना, खुद से लिखो। फिनोल लिखो, लिखा सभी ने लिखा, चलो गुड। अब PCl5 के साथ रिएक्ट करवाओ, कैसे करना है अब खुद के दिमाग में बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलेंगे। मैम 2 Cl निकाल दिए, ऑक्सीजन साथ में दे दिया, क्या बना, POCl3 बना। ऑक्सीजन किस लिए दिया, क्योंकि 2 Cl निकाले थे तो उसने उसको क्या करा, उसने उसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन दे दिया, POCl3 बन गया मैम। 2 Cl जो निकाले थे, एक Cl को H के साथ जोड़ दो, जोड़ दिया मैम, HCl बन गया। अच्छा अब तुम्हारे फिनोल का ऑक्सीजन तो POCl3 में चला गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, अब बेंजीन रिंग खाली हो गई, बेंजीन रिंग पे जो एक Cl बचा है उसको जोड़ दो, क्या बनेगा मैम, क्लोरोबेंजीन बन गई, हो गई रिएक्शन, डन। चलो अगली रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, देखो फटाफट से, ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, आता जाएगा, तुम प्रोडक्ट बनाते जाओगे। फिनोल दिया जाएगा, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है, जिंक ना उस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के चली जाएगी जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ी है। अब ये OH के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, जिंक ने क्या किया, भाई तो मेरे साथ चल, वो ZNO को लेकर के चला गया, क्या बचेगा, बेंजीन बचेगा, हो गई। चलो लिखो फटाफट से, लिखो। आपने क्या लिया, फिनोल लिया, Zn के साथ रिएक्ट करवाओ, Zn को वो ऑक्सीजन दे दो जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा है, दे दिया, क्या बना, ZNO बना मैम, क्या बचा मैम, बेंजीन बच गया, गुड, डन। चले अगली रिएक्शन पे, चलो ये कर लोगे, क्वेश्चन वही है, यहाँ डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ डायरेक्टली जुड़ा था, निकल गया, बाकी का कुछ एज इट इज रहेगा। क्लियर, देख लो फटाफट से इसको, फटाफट से देख लो। देखो अभी ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो करोगे तो हो जाएगा काम,
अगर अब इसमें तुम ऐसे करोगे, नहीं मैम हमें एक बार खुद पहले याद करना होता है और फिर हमें करना होता है, तो भाई साहब ऐसे नहीं होने वाला, साथ साथ करना पड़ेगा, मेरे जैसे मैं करा रही हूँ वैसे करना पड़ेगा। चलो करें आगे, करो मैम। एसिडाइलेशन बताइए मैम। एसिडाइलेशन सिंपल है, सिंपल है। क्या होगा, ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, इसको एज इट इज इस पे जोड़ दो, जोड़ दो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। एक बार देखो फटाफट से, फटाफट से देखो, फटाफट से देखो, हो गया, हो गया, लिख ली रिएक्शन। 2 मिनट दे रही हूँ, बिना देखे लिखनी है, बिना देखे लिखनी है, डन है। चलो हेलोजिनेशन फिर से इंटरेस्टिंग है, 2 केसेस आते हैं, नॉन पोलर वाला, पोलर वाला, नॉन पोलर वाला, पोलर पोलर वाला। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन की एडिशन, किस पे, फिनोल पे। अब अगर नॉन पोलर आएगा तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, नॉन पोलर आएगा प्रोडक्ट, नॉन पोलर जैसे कि CCl4CH2, ऑर्थो और पैरा मिलेगा। पोलर आएगा तो क्या होगा, दोनों पे मिलेगा, ऑर्थो पर भी पैरा पर भी। क्लियर कहानी हेलोजिनेशन की, क्लियर। अच्छा नाइट्रेशन पर आ जाओ, फिर से सेम कहानी। डाइल्यूट HNO3 ले रहे हो तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, क्या मिलेगा, और ऑर्थो और पैरा पर NO2 मिलेगा मैम। कंसेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो तो क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पर मिलेगा मैम। क्या मिलेगा दोनों पर, दोनों पर NO2 ग्रुप लगेगा, OH एज इट इज। क्लियर हुई कहानी। चलो 2 मिनट लो, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन लिखो, पहले खुद से, खुद से लिखो, बिना देखे लिखो। 2 मिनट दे रही हूँ फटाफट से। अगर किसी बच्चे को स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से लिख के कंटिन्यू कर सकते हो या स्लो स्पीड कर सकते हो। क्लियर हुआ, ये मैं रिविजन करवा रही हूँ जो रिएक्शन अभी हमने लिखी है। सल्फोनेशन में भी सेम होगा, क्या सेम होगा मैम, 2 टेम्परेचर पर है। 25 डिग्री सेल्सियस लोगे तो ऑर्थो मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस लोगे तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा मैम ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, SO3H होगा, क्या होगा, SO3H होगा। किस में होगा, सल्फोनेशन में होगा। सल्फोनेशन में मैम क्या लेते हैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। हो गई कहानी। 2 मिनट लो, फटाफट से इस रिएक्शन को बिना देखे लिखो, फटाफट से इस रिएक्शन को बिना देखे लिखिए। हो गई कहानी, हो गई मैम। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल बनेगा, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव ऑर्थो पर भी जाएगा, पैरा पर भी जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, AlCl3 की प्रेजेंस में होगी। लिखो, 2 मिनट दिए, फटाफट से लिखिए, फटाफट से लिखिए। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा अब इसमें क्या होगा मैम, इसमें CH3CO नेगेटिव जो है वो ऑर्थो और पैरा पर जाकर के जुड़ जाएगा, जुड़ गया, जुड़ गया, ठीक है। 10th आती है नेमिंग रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिनोल को किससे रिएक्ट करवाना है मैम, HCl से रिएक्ट करवाना है, HCN से करवाना है, बिल्कुल सही। फिनोल के पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH लग जाएगा, विद ऑन रिएक्शन विद वाटर किससे रिप्लेस हो जाएगा, CHO ग्रुप से हो जाएगा। 2 मिनट लो, रिएक्शन को पहले देखकर लिखो फिर बिना देखे लिखो। फटाफट से वीडियो को पॉज करके जो मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस दी उसको फॉलो करो, फटाफट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारी नेमिंग रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होने वाला है मैम, 2 चीजें हैं, ये तो बहुत सिंपल है मैम। ClCl निकालना होता है, अगर आप CHCl3 ले रहे हो तो यहाँ पर CHCl2 आएगा, CCl4 ले रहे हो तो CCl3 आएगा। अगर यहाँ CHCl2 लिया तो यहाँ CHO आ जाएगा, और अगर CCl3 लिया तो यहाँ पे COH आ जाएगा। क्लियर हुआ। 2 मिनट लो, बिना देखे लिखो, 2 मिनट लो, बिना देखे लिखो, करो करो करो, साथ साथ करो। अभी क्लास में करवा रही हूँ ताकि अब बिना क्लास के जब तुम्हारा सेशन खत्म होगा तुम खुद से भी कर सकते हो, फिर तुम खुद से लिखोगे ना तो फटाफट तुम्हें समझ आएगा। कैटालिटिक, अरे मैम ये हमारी फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, सारे डबल बॉन्ड ब्रेक करके हमने सिंपल साइक्लोहेक्सेन बना देना और उस पर OH ग्रुप लगा देना है ना। हाँ जी, कपलिंग रिएक्शन सिंपल थी, कपलिंग रिएक्शन में डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, फिनोल के साथ रिएक्ट करवाया, NaOH की प्रेजेंस में करवाया, कहानी सिंपल है, HCl निकाल दो, बाकी सबको जोड़ दो, जोड़ दो, हो जाएगा। 2 मिनट लो, इसको लिख लो। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक से जो कि है ईथर। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ईथर। चलिए चलिए, ईथर की बात की जाती है तो ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम, ROR ग्रुप हमारा ईथर होता है। कौन सा होता है, ROR हमारा ईथर ग्रुप होता है। अच्छा जी, ईथर की शेप बताइए कैसे होती है, तो ईथर की शेप होती है स्टूडेंट्स बेंट शेप। कैसी होती है, बेंट शेप होती है मैम। कैसे, एक R यहाँ,
एक ऑक्सीजन एक R यहाँ इस तरह से, और ऑक्सीजन पर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन पर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 110 डिग्री होता है। कितना है? 110 डिग्री है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका कंपैरिजन करती हूँ वाटर के साथ, किसके साथ? H2O के साथ, उसको भी ऐसे लिख देते हैं, उस पे भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन वाटर के केस में जो एंगल है वो कितना होता है? अब ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता रही हूँ, 104 डिग्री है। आप कहोगे मैम दोनों में अंतर क्या है? यहाँ बस R ग्रुप ही तो लगाया है, एंगल क्यों बदल गया? इसमें 110 क्यों है और इसमें 104 क्यों है? इसका रीजन भी पूछा जाता है। इसका रीजन स्टूडेंट्स ये है भी, ये जो R ग्रुप होते हैं ना, ये जो R ग्रुप होते हैं बेसिकली ये कार्बन के ग्रुप हैं। ये क्या होते हैं? ये बल्की ग्रुप होते हैं, ये बल्की ग्रुप होते हैं। जब ये दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना रिपेल करेंगे उतना एंगल बढ़ेगा, जितना रिपेल करेंगे एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पर ईथर के केस में इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 110 होता है, बेंट शेप होती है, और वाटर के कंपैरिजन हम ये बोल देते हैं भी आर ग्रुप में रिपल्शन होती है, जिस वजह से एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या इसका पॉजिटिव होगा या जीरो होगा? क्वेश्चन ये भी आता है, तो बच्चे ना गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ना बच्चों से अगर डाइपोल मोमेंट सोचे ना, वो ऐसे लिख देते हैं ROR, वो कहते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाना है, तो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, वो ये सोच लेते हैं। कैसे? उन्होंने ROR लिखा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो लेस से मोर की तरफ एरो शो कर दी। अब वो कहते हैं एक एरो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, जो कि गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शेप क्या होती है? बेंड शेप। अब मैंने बोला लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ एरो जाएगी, तो मतलब एरोज ऐसे जा रही है, मतलब इनको आप ऐड करोगे, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो नहीं होता। डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि इसकी शेप बेंट शेप है, और बच्चे ये ऐसे करके आ जाते हैं और डाइपोल मोमेंट जीरो इस बेसिस पे सोच लेते हैं, जो कि गलत है। ये ईथर की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ईथर के रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन आना था, यहाँ पर एम आना है, विलियम एम है ये। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दिस इज योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये ईथर का सबसे पहला, विलियमसन सिंथेसिस। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर आपने क्या लेना है? RONA लेना है। आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है। आपने RONA लेना है। इसकी रिएक्शन आप किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करवाओगे, मतलब RX के साथ करवाओगे। आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है। अब कहानी बहुत सिंपल सी है। I'm सॉरी, यहाँ पे मैंने इस पे उल्टा लिख दिया ना। ऑक्सीजन जो होता है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा, नाइट्रोजन बोल रही हूँ, ऑक्सीजन जो होता है सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये चीजें तो हमने कितनी बार देख ली, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। रिएक्शन भी देखी, अल्कोहल में भी देखी, फिनोल में देखी, यहाँ पे फिनोल में बेंजीन रिंग थी, है ना। जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो कहानी देखना बहुत सिंपल सी है। RONA में इसका जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? ROR बना लेगा, यानी कि यहाँ से क्या बन गया? ईथर बन गया, और साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NaX मिल जाएगा। ये रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस की। अब देखना ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। एग्जाम्पल है मेरा C2H5ONA, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है CH3I के साथ। बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैम? देखो, हमें पता है इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, क्या मिलेगा यहाँ से? C2H5OCH3 मिलेगा मैम। ठीक है जी, साथ में क्या मिलेगा? इसका Na इसका I जुड़कर मैम क्या बना देगा? NaI बना देगा। क्या बना देगा? NaI बना देगा। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये रिएक्शन क्या हो रही है? ये रिएक्शन जो होती है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? न्यूक्लियोफिलिक। और कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है।
किसको फॉलो करती है? SN2 मैकेनिज्म को। कौन फॉलो करती है? हमारी विलियमसन सिंथेसिस जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्या करती है यहाँ, सॉरी, क्या करती है यहाँ? ये सब्स्टिट्यूशन करती है। बेसिकली यहाँ क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक ने दूसरे की जगह ले ली है, इस CH3 ने इस Na की जगह ले ली है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर ये I जो है ये किसके साथ जुड़ गया है? ये Na पॉजिटिव के साथ जाकर के जुड़ गया है। समझ रहे हो ना कहानी? ये I नेगेटिव क्या हो गया? ये इस Na पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है। इसका ये जो C2H5O नेगेटिव है, सॉरी, ये जो इसका ये जो है, इसने क्या किया? इस I नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह जुड़ गया, ऐसे भी बोल सकते हो। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसकी जगह ले लेगा। अब हमने अल्कोहल के केस में भी बताया था, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करता है। यहाँ पर जो हमें ये देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है? ये एक तरह का आयन ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। देखो, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव कैसे आया? कैसे आया था? ये ROH था, इसमें से ये H पॉजिटिव निकल जाएगा क्योंकि अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर होता है। RO नेगेटिव वहां से आया, उसके साथ Na पॉजिटिव जुड़ा ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? अल्कोहल, देखो, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम कब करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर ये काम करेगा तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, C2H5O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जब किसी की जगह ले ले, CH3I में से किसकी जगह ले रहा है? इस I नेगेटिव की जगह ले रहा है। इस I नेगेटिव की जगह ले लेगा तो क्या बना देगा? ये क्या बना देगा? ये सारा, देखो, ये सारा इसके साथ जुड़ गया ना, I की जगह ले ली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? अभी जब मैं समझा रही थी तो शायद मैंने मेरे हिसाब से ये बोल दिया भी CH3 पॉजिटिव ने इसकी जगह ले ली, जो कि ऑपोजिट बोल बैठी मैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने उसकी जगह ले ली, I नेगेटिव की जगह ले ली। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये? हाँ जी। एक चीज और ध्यान देना, जब हमने SN2 मैकेनिज्म किया था ना स्टूडेंट्स, तो हमने ना एक चीज बोली थी भी SN2 मैकेनिज्म ना ज्यादा फेवरेबल 1 डिग्री और 2 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर अटैक करता है, SN2 में क्या होता है? बैक अटैक होता है। बैक अटैक जब वो करने आता है ना, तो पीछे बल्की ग्रुप होता है, क्योंकि 3 डिग्री है, बल्की ग्रुप है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में SN2 मैकेनिज्म नहीं होता, SN1 मैकेनिज्म होता है। और मैंने बोला विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। that means Williamson synthesis is not seen, Williamson synthesis is not seen in the case of 3 degree alkyl halide, in the case of 3 degree alkyl halide। 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड के केस में हमें विलियमसन सिंथेसिस नहीं देखने को मिलती, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड SN2 मैकेनिज्म ही नहीं करता, वो नहीं करता। अब एक चीज का ध्यान देना, देखो, मतलब कि मान लो, ठीक है, मान लो आपके पास ये था, तो क्या ये रिएक्शन होगी? मान लो आपके पास ये था, क्या ये रिएक्शन होगी? एक बार बताओ। आप कहोगे नहीं मैम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और अभी मैंने बोला 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं करेगा तो 3 डिग्री कंपाउंड भी नहीं मिलेगा। नहीं मैम मिल सकता है, कैसे? मैंने बोला 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं करेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 डिग्री दे देती हूँ आपको एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवा दे तो ऐसा तो कर सकते हैं। ये अल्काइल हैलाइड थोड़ी, अल्काइल हैलाइड तो ये है ना, 3 डिग्री नहीं लेना, इस बार हमने 1 डिग्री ले लिया। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी मैम पॉसिबल है। ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये हमारा एज इट इज है। इसके साथ क्या लगा हुआ था? O लगा हुआ था, ये O अब उस CH3 के साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी मैम, यहाँ से ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, काम हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में ये रिएक्शन अकर नहीं करती है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, इसको पहले नोट कर लो, रिएक्शन को पहले नोट कर लीजिए फटाफट से, 1 सेकेंड लेके। लिखा सभी ने? चलें आगे। अगली रिएक्शन बहुत सिंपल है।
सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिएक्शन विद Ag2O। Ag2O के साथ आपने रिएक्शन करवानी है। अब ये रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। यहाँ आप क्या ले रहे हो, 2 एल्काइल हैलाइड लेते हो, ठीक है, 2 RX लेते हो, आप इसको Ag2O के साथ रिएक्ट करवाओ। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। Ag क्या करेगा, X के साथ निकल जाएगा, Ag X के साथ निकल के AgX बना लेगा। और ये जो 2 R है ना, ये 2 R क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेंगे, कंबाइन करके क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ईथर बना लेंगे। सिंपल है। ये Ag ने क्या किया, X के साथ निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 R बचे, तो उन्होंने क्या बना लिया, ईथर बना लिया। सिंपल सी रिएक्शन थी, है ना। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन से ना हमें सिमेट्रिकल ईथर देखने को मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना। प्रोड्यूसेस सिमेट्रिकल ईथर। यहां से ना हमें सिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप सब करके देखना। होमवर्क क्वेश्चन 1 है CH3CH2Cl है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवानी है Ag2O के साथ। बताओ क्या मिलेगा। दिस इज योर होमवर्क। ये 2 लिए आपने, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर हुआ, कर लोगे। इसको नोट करो फटाफट से पहले, ताकि हम आगे चलें। फटाफट से लिखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, या ना हम ड्राई Ag2O लेते हैं। क्यों ड्राई कंडीशंस लेते हैं, अगर ड्राई इसलिए लेते हैं, अगर मॉइस्ट कंडीशन आ गई ना, तो वहां मॉइस्ट कंडीशन में अल्कोहल बन जाता है, ईथर नहीं मिलता, इसीलिए ड्राई लेते हैं। इसीलिए क्या लेंगे यार, ड्राई लेंगे, ठीक है। इसको लिख लो पहले। नेक्स्ट आता है फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अच्छा, यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर नहीं आएगा पहली चीज, तो यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से भी हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा। कैसे कैसे कर सकते हैं, वी हैव अल्कोहल विद अस, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डीई का मतलब क्या होता है, रिमूवल करवाना। अब ये रिएक्शन आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्शन बताई थी, याद करिए। एक आपको बताया था 140 डिग्री सेल्सियस पे, एक बताया था 170 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था, अगर 140 डिग्री सेल्सियस है और अगर आपका क्या है 170 डिग्री सेल्सियस है, 140 डिग्री सेल्सियस पे तो ईथर बनता है, और 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कीन प्रोड्यूस होता है। ये चीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाई है। यहाँ पर मैंने एक और चीज बताई थी भी, ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। अपने चाहे नोट्स जो है वो पीछे खोल करके देख लीजिए, हमने ये सेम रिएक्शन लिखी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी रिएक्शन पे बेस्ड, ठीक है। जैसे मान लो आपको गिवन है CH3CH2OH। अब 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्शन है। अगर मान लो 140 डिग्री सेल्सियस पे है, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH2O CH2CH3, ये बनेगा, हाँ जी। अच्छा, अगर 170 डिग्री सेल्सियस है तो मैम क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ईथर बनाना है तो इसको 2 बार लिख दोगे, बस हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शंस। ये क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हमारी रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। हो जाएगा, सभी कर लोगे। अच्छा, अब हम ईथर की प्रोडक्शन देख रहे हैं। आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ भी, इनकेस अगर मैकेनिज्म इसका समझना है तो ईजी हो जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पर हमने क्या लिया था, CH3CH2OH, यही लिया ना हमने यही केस लिया ना। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अब यहाँ डिहाइड्रेशन है तो देखो H पॉजिटिव के साथ ही रिएक्शन होगी। हमें पता है अल्कोहल पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये जाकर के जुड़ जाएगा। इसको ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, हम यहाँ से वाटर रिमूव कर देते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ईथर बनाना है ना। तो इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, ईथर बनाना है तो इस रिएक्शन में नहीं होगा। उल्टा इसमें ना एक और अल्कोहल लेके आएंगे। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया ना, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले आओ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वो कहाँ जाएंगे, वो इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पे अटैक करेंगे। क्या बनेगा, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है। जब ये जो ऑक्सीजन का जो ये हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पर
इसके ऊपर जा करके जुड़े, जब ये इसके ऊपर जा करके जुड़े, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा करके जुड़े, तो यहाँ से अब क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो डायरेक्टली आपको ईथर बना देगा। देखो क्या है, ये कार्बन कार्बन पहले ऐसे के है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। एक हाइड्रोजन, अब यहाँ से, देखो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, जब ये इस पे जाकर के जुड़ा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल जा करके निकल गया। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो अभी भी बाकी है ना, देखो एक मान लो वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो एक OH अभी भी बाकी है, और अब उसके साथ जाकर के ये ग्रुप भी जुड़ गया, ये ग्रुप भी जुड़ गया। अब इस पे कैसा चार्ज आया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है, ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे करके यहाँ से रवाना हो जाएगा और यहाँ से ईथर बन जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ कार्बोकटाइन नहीं जनरेट करवाते, यहाँ पर क्या होगा, ये H पॉजिटिव के साथ पहले जाकर के जुड़ा। अब ये H2O कैसे निकलेगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये अपना बॉन्ड तोड़ करके निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। कार्बन बेचारा अकेला नहीं रहेगा, उसने उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, उसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये CC7 के साथ जुड़ गए। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे करके और ईथर की फॉर्मेशन कर लेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। कहानी समझ आई सभी को, कहानी समझ आई। इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जा रहा था, तो वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना, तो उसने उसको रोकने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। क्लियर हुआ। यहाँ से किसकी प्रोडक्शन हुई, यहाँ से ईथर की प्रोडक्शन हो जाती है। किसकी प्रोडक्शन हो जाती है मैम, ईथर की प्रोडक्शन हो जाती है। क्लियर हुई सभी को कहानी। तो ये हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे ईथर के, यहीं पर हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं ईथर की। क्या आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। जब हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो ईथर ना बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब आप ये बोलो भी अनरिएक्टिव टाइप स्टेट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये लेस पोलर होता है। एज इट इज लेस पोलर हेंस इट इज अनरिएक्टिव। लेकिन आप इसको रिएक्टिव बना सकते हो। कैसे रिएक्टिव बना सकते हो, हाई टेम्परेचर देकर, हाई टेम्परेचर देकर आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो। इट कैन बी मेड रिएक्टिव बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा देकर ना स्टूडेंट्स आप इसको रिएक्टिव बना सकते हो। ठीक है, वैसे रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये लेस पोलर होता है, क्योंकि ROR है, ठीक है, लेस पोलर है, ज्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा पोल्स नहीं जनरेट होते इस वजह से। लेकिन हाई टेम्परेचर के दे सकते हो। मान लो अब मैं किसका रिएक्शन बताती हूँ, आपकी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टी पड़ते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसकी, ऑब्वियसली ईथर की। अब ईथर है तो ROR है ना। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ, हॉट डाइल्यूट के साथ करवा रही हूँ। हॉट डाइल्यूट क्यों, मतलब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है, ROH की प्रोडक्शन हो जाती है। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर आपने ईथर लिया, आपने हॉट डाइल्यूट H2SO4 लिया, मतलब आपने उसको टेम्परेचर दिया, गर्म किया, ताकि क्या बनेगा, यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन थी, कर लोगे, लिखो इस रिएक्शन को। पहली रिएक्शन सभी लिख लीजिए। अब हम जो रिएक्शन करेंगे दैट इज विद PCl5। सिंपल है, ईथर की, देखो हमने अल्कोहल की करी, फिनोल की करी, अब ईथर की कर लेते हैं। ईथर में हमारे पास क्या है, ROR है, किसके साथ करवा रहे हो, PCl5 के साथ करवा रहे हो। कहानी वही है, क्या निकलेगा, POCl3 तो निकल ही जाएगा, फिर से वही चीज, POCl3 निकल जाएगा, क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, तो PCl5 के साथ भी एट हाई टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर देना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छा। ईथर क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक लुईस एसिड के साथ, किसकी ये भी प्रॉपर्टी है। ईथर फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लुईस एसिड। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर को मैंने LP से लिख दिया। कैसे, ईथर देखो ऐसे होता है ना,
इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, BF3 के साथ, इस तरह सा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा फिर आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बस ये छोटा सा सेक्शन है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिनिश करेंगे, उसके साथ हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइव लेक्चर। ऑलमोस्ट हमने सब फिनिश कर लिया, बस एक छोटा सा रह गया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे डिस्कशन करनी है, और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ना है, जैसे हमने रीडिंग टाइप लेना है फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में हम होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितने लेक्चर्स में करे हैं, जितने होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, सब डिस्कशन होगी। होमवर्क क्वेश्चंस कल के लिए आप अब सॉल्व करके आएंगे, ताकि आप कल डिस्कशन जब करूं मैं, तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। दूसरा, किसी को प्रैक्टिस शीट में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, तो वो भी आप प्लीज आज की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हम कल लाइव सेशन में उसको ले सकें। ठीक है, अब ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिएक्शन में दिया था। क्या होमवर्क है, ईथर कैन बी यूज्ड, आपने बताना है। ठीक है, थ्योरेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड इन्वॉल्व्स, रिएक्शन बतानी है, कौन सी रिएक्शन वहां पर होती है। क्वेश्चन 4 है, बेंजाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद PCl5 गिव्स। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन अस, HCl की, फिनोल की रिएक्शन HCl और HCN के साथ करवाइए ZnCl2 के प्रेजेंस में, और आपको ये मिल रहा है, मैंने यहाँ करवा दिया आपको ऑलरेडी। आपने बताना है इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 देखिए क्या है, इथाइलिन में बी ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 160 डिग्री टू 170 डिग्री सेल्सियस। Next question is benzoylation of phenol in alkaline medium is known as, reaction का नाम बताना है। तो देखो सब हमने कर लिया है, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिनोल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूसेस, आपने बताना है क्या प्रोड्यूस होगा। अब आपको पता है किस तरह का प्रोड्यूस होगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा, मैंने आज के लेक्चर में बता दिया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन 9th है। ओके, X प्लस H2 गिव्स CH3OH, X और Y बताना है, रिएक्शन में क्या है, रिएजेंट बताना है, रिएक्टेंट बताना है, आपको यहाँ पर गिवन है सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, यहाँ पर भी ये क्या है, एक तरह की हमारी कन्वर्जन रिएक्शन है। तो कन्वर्जन में नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन है, जो हमारा कल होगा, उसके अंदर भी कन्वर्जन लेकर आऊंगी, ताकि जो बच्चे कन्वर्जन में कह रहे थे प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कन्वर्जन भी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, क्वेश्चन 11 है, ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट, टेम्परेचर बताना है। ठीक है जी, चलो तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अब एक चीज और, एक सेकेंड, होमवर्क स्लाइड हम यहाँ डाल लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। होमवर्क तो बता दे हम आपको क्या करके आना है, चलो होमवर्क भी लिख लीजिए। होमवर्क क्या है आज के लिए आपका, सॉल्व ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस, सारे होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टिल नाउ। ठीक है, जितने लेक्चर्स तक हमने किए हैं, सॉल्व ऑल द प्रैक्टिस शीट, सारी प्रैक्टिस शीट सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व करनी है। ठीक है जी, एंड रीड एनसीईआरटी, कंप्लीट चैप्टर हो गया है हमारा, एनसीईआरटी कर लो, जो एक टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है जी, और नेक्स्ट लेक्चर में आई वांट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि हम क्या करें, एक माइंड मैप बना सके, रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपके होमवर्क क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट को भी डिस्कस किया जा सके। तो सेशन कल का मिस मत करिएगा। अब ये मत सोचेगा हमारा भी एक लेक्चर पेंडिंग है, मैम हम सेशन कैसे देखें, अभी हमारा कुछ बैकलॉग है। अगर बैकलॉग भी है या कुछ पेंडिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अटेंड कीजिएगा। कई बार हमें सुनने से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, साथ साथ कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, अटेंड जरूर करना। तो सेशन एंड करने से पहले कुछ लाइंस आप सभी के लिए, जीवन के संघर्ष में हार मत मानना, जीवन के संघर्ष में हार मत मानना, हो चाहे असफल, कदम मत थामना, सीख कर गलतियों से एक नई शुरुआत कर,
एक नई शुरुआत कर, निश्चय कर अपनी जीत कर, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय कर रास्ता, निश्चय अपनी जीत कर, निश्चय कर अपना रास्ता। तो संकल्प ले लो भी मैंने ऑर्गेनिक करनी है, चाहे मुश्किलें जितनी भी आए। मैंने अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेंटेन करके रखना है। जो मैंने प्रॉमिस मैम को किया है भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से करूंगा या करूंगी, वो मैंने कायम रखना है अपना संकल्प। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का सेशन फिनिश करती हूँ। भी जो मैंने आज आपको क्लास में करवाया, हमने देखो क्लास के अंदर ही मैंने आपको करवाना शुरू कर दिया था, भी साथ साथ लिखो, आपको 2-2 मिनट का टाइम दिया। तो मैं चाहती हूँ आप अपने साथ भी वैसे ही कीजिए। अगर आपसे ज्यादा रिएक्शंस एक बारी में याद नहीं होती ना स्टूडेंट्स, तो उसे डिवाइड कर लो 3-3 रिएक्शंस में। 3 रिएक्शन अभी पढ़ी, 15 मिनट का ब्रेक लिया, या कोई टॉपिक पढ़ा कोई और दूसरे सब्जेक्ट का, फिर 3 रिएक्शन करी। लेकिन करो, जिस दिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी छोड़ दी, उस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपको नहीं समझ आएगी। आपको रोज उसको टाइम देना पड़ेगा, आधा आधा घंटा निकालिए और इसे दीजिए टाइम। क्योंकि एक बार ऑर्गेनिक कर ली तो मतलब तुमने तो वो चीज कर ली जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं पेपर में। तो तुम खुद सोचो तुम कितनी आगे चले जाओगे उन बच्चों से, है ना। अपने पे विश्वास रखो, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।